हमने क्या देखा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये डेफिनेशन देखा था हमने कि इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लाने में किया गया वर्क डन होता है। वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इज डिफाइंड एज पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट, राइट। और पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन हमने देखा था कि वर्क डन रिक्वायर्ड टू असेंबल अ सिस्टम। सिस्टम असेंबल करना मतलब उसमें एक से ज्यादा चार्ज होना चाहिए। दो चार्जेज का सिस्टम हम लोग बना सकते हैं। तो एक क्यू चार्ज होता था जिसको सोर्स चार्ज बोलते थे, और दूसरा कोई और चार्ज होता था जिसे इन्फिनिटी से हम लोग लाते थे, तो उसको टेस्ट चार्ज बोलते थे। तो उन दोनों चार्जेज को असेंबल करने से जो सिस्टम तैयार हो रहा था उसके लिए मुझे वर्क करना पड़ रहा था। जैसे कि यहाँ भी आप देख सक रहे हैं, यहाँ पे मेरे इधर पीछे दिख रहा है दो चार्जेज है ना, दो चार्ज। ये दोनों चार्ज पहले अगर इनको फ्री छोड़ देंगे तो ये कहाँ पे चले जाएंगे, इन्फिनिटी पे एक दूसरे से चले जाएंगे, मतलब इनफाइनाइटली सेपरेटेड होंगे अगर इनको फ्री छोड़ दिया जाए तो, राइट। क्योंकि ये दोनों रिपेल करेंगे एक दूसरे को, तो रिपेल करने के कारण ये इन्फिनिटी पे रहेंगे ऐसे। तो इसे लाने के लिए मुझे कुछ एफर्ट लगाना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क डन जो मैं करूंगा वो इसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा वो वर्क डन, राइट। तो आज की क्लास में हम ये डन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल कर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी लास्ट क्लास में हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया था कि इसका वर्क डन कितना होता है। वर्क डन का फॉर्मूला आया था W इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R, जहाँ पे Q1 फर्स्ट चार्ज है ये और Q2 ये सेकेंड चार्ज है। दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट लिखते हैं, और K कांस्टेंट था जिसका वैल्यू था 9 इंटू 10⁹ और R इन दोनों के बीच का सेपरेशन था। तो लास्ट क्लास में हम लोग ये डिराइव भी कर लिए हैं। उसके अलावा आज की क्लास में हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में भी पढ़ेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है और कैसे ये ड्रॉ किया जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक ही चार्ज के पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस, और सिस्टम ऑफ भी ड्रॉ करेंगे। डाइपोल में एक निगेटिव एक पॉजिटिव होता है, तो जब एक निगेटिव पॉजिटिव चार्जेस पास में रखे हुए हैं तो कैसे उनका ड्रॉ करेंगे, लाइंस ऑफ फोर्सेज कैसे ड्रॉ करेंगे, और इक्विपोटेंशियल सरफेस भी कैसे ड्रॉ करेंगे, ये भी इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग इसके साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड फॉर्मूला और उसके न्यूमेरिकल के साथ स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो एक कैपिटल क्यू चार्ज मैंने लास्ट क्लास में लिया था, और इन्फिनिटी से इधर से एक स्मॉल क्यू चार्ज को जब मैं ला रहा था यहाँ यहाँ ऐसे ला रहा था यहाँ, और ये इन्फिनिटी ये पॉइंट था, और इस चार्ज से मुझे आर डिस्टेंस पे लाकर और इसको रखना था। ये आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है, और मुझे उस क्यू चार्ज को यहाँ तक लाना है। इस क्यू चार्ज को, क्यू ये एक चार्ज है ऐसे, और इस चार्ज को यहाँ तक आना है, यहाँ तक। तो ये तो आ नहीं रहा था, डर रहा था, इस कैपिटल क्यू चार्ज से डर रहा था ये कि ये मुझ पे फोर्स लगा देगा। तो इसे किसी ने लाया होगा पकड़ कर इसको, किसी ने तो इसको पकड़ कर यहाँ से लाया होगा। ये खुद आने के लिए रेडी था नहीं, यहाँ तक किसी ने लाया, तो इसने वर्क किया। तो इसके वर्क डन को वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बोलेंगे, इसके वर्क डन को बोलेंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। और वो वर्क डन कितना आया था, तो इसके बाद ये कुछ एफर्ट लगाता है इसको इधर लाने के लिए, और ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होता है। और इसे हम लोगों ने फाइंड किया था कि ये के और दोनों चार्ज का प्रोडक्ट क्यू क्यू अपॉन इन दोनों के बीच का सेपरेशन आर आया था, इसके इक्वल आया था वर्क डन। और यही वर्क डन बाय दिस एक्सटर्नल एजेंट इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। यानी यू को भी मैंने यही लिखा था, यू इक्वल टू के क्यू क्यू अपॉन आर। तो ये दो चार्ज वाले सिस्टम को असेंबल करने में इतना वर्क डन करना था मुझे। अब अगर बोल दे कि ऐसे थ्री चार्ज का सिस्टम है, थ्री चार्ज सिस्टम मुझे एक तैयार करना है जिसमें थ्री चार्जेज हैं, ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर पे तीनों चार्ज रखा हुआ है ऐसे, ये दो और ये थर्ड, और मुझे सारे कॉर्नर पे चार्जेज रखे हुए हैं। यहाँ पे Q1 इस कॉर्नर पे रखा हुआ है, Q2 और यहाँ पे Q3, और इक्विलैटरल ट्रायंगल है ये, आर आर आर, सारे साइड्स आर हैं।
तो ऐसे सिस्टम को असेंबल करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा होगा, वर्क डन। या आपसे पूछेगा कि फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, तो यू फाइंड करना होगा, क्वेश्चन में ऐसे रहेगा फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। तो कैसे फाइंड करते हैं इसका पोटेंशियल एनर्जी? इसके लिए पहले, सबसे पहले तो एक चार्ज को मुझे सोर्स बनाना पड़ेगा, मतलब पहले Q1 चार्ज को रखेंगे। तो मैं फिर से यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ ट्रायंगल, और वन बाय वन समझते हैं कि कैसे ये लिखा जाएगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी। ये फर्स्ट साइड, सेकेंड साइड, और ये थर्ड साइड। तो सबसे पहले जब Q1 चार्ज को मैं लाऊंगा, तो उसके लिए मुझे कुछ भी वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अगेंस्ट, मुझे किसी के अगेंस्ट वर्क नहीं करना है। तो फर्स्ट चार्ज ये Q1 को इधर से लाइए इन्फिनिटी से, इधर इन्फिनिटी होगा, तो ये Q1 चार्ज को मैं यहाँ पे ले आया Q1। और इसके लिए मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाना पड़ा, क्योंकि पहले से इधर Q2 Q3 थे ही नहीं। तो इसको रिपेल कौन करता है? कोई रिपेल कर ही नहीं रहा था इसे। तो मुझे इसको लाने में कुछ एफर्ट नहीं लगाना पड़ा, फोर्स नहीं लगाना पड़ा, यानी वर्क डन मेरा जीरो हो गया। वो आसानी से यहाँ पे आ गया। मतलब यहाँ से थोड़ा सा भी आप फोर्स लगा देंगे तो अपने आप ये इधर चलकर आ जाएगा, क्योंकि इसे रोकने वाला कोई भी नहीं है। तो इसको यहाँ पे आप 0.00001 भी ऐसे भी फोर्स दे देंगे तो ये अपने आप चार्ज यहाँ पे आ जाएगा चलकर, है कि नहीं? इसको कोई रिपेल नहीं कर रहा है। लेकिन जब इसको लाऊंगा ना मैं, इस चार्ज को, Q2 चार्ज को मैं यहाँ पे लाऊंगा इस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, ये ए पॉइंट पे आ गया, बी पॉइंट पे, तो ये Q1 अपोज करेगा उसे। ये सारे पॉजिटिव चार्जेज हैं। Q2 चार्ज को मैं जब लाऊंगा तो ये Q1 के अगेंस्ट मुझे वर्क करना पड़ेगा। और दो चार्ज के लिए वर्क डन मैंने ऑलरेडी निकाला हुआ है, कितना आया था, के Q1 Q2 अपॉन R। इन दोनों को R डिस्टेंस पे मुझे रखना है फिक्स करके। तो Q2 चार्ज को जब मैं यहाँ लाऊंगा, यहाँ से यहाँ तक इन्फिनिटी से और यहाँ तक, तो मुझे वर्क करना पड़ेगा के Q1 Q2 बाई R। तो अभी इस सिस्टम में दो चार्जेस आ गए हैं, Q1 भी आ गया है और Q2 भी आ गया है कि नहीं? दोनों चार्ज आ गए इस सिस्टम में, राइट। अब थर्ड चार्ज को मुझे यहाँ से लाना है इन्फिनिटी से, थर्ड चार्ज इधर है। वन बाई वन सारे चार्जेस को मैं ला रहा हूँ। थर्ड चार्ज जब इधर आएगा तो क्या ये दोनों अपोज करेंगे? मतलब मुझे Q1 के अगेंस्ट भी फेस करना पड़ेगा, एक अलग लगाना पड़ेगा फोर्स, और Q2 के अगेंस्ट भी मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा। तो मुझे दोनों के अगेंस्ट लाने में वर्क करना पड़ेगा, मुझे डबल वर्क करना पड़ जाएगा। Q1 भी इसको बोलेगा कि तुम इधर ना मत आ, और Q2 भी उसको Q3 को बोलेगा कि इधर नहीं आना है, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन होने वाला है। यहाँ भी पॉजिटिव Q2 है, तो Q2 भी Q3 को रिपेल करेगा, Q1 भी करेगा। तो मुझे दो वर्क करना पड़ेगा। पहला तो करना पड़ेगा Q3 को लाने में अगेंस्ट Q1, यानी Q3 Q1 बाई R। इन दोनों के बीच ही सेपरेशन आ रहा है। फिर ये Q2 भी रिपेल कर रहा था, तो भी फिर से वर्क करना पड़ेगा मुझे। Q3 को मैं ला रहा हूँ और Q2 रिपेल कर रहा है, तो Q3 Q2 बाई R। तो इस सिस्टम को तैयार करने में मुझे Q1 Q2 Q3 वाले ये सिस्टम को मुझे तैयार करने में कितना करना पड़ गया है वर्क डन? यहाँ इतना वर्क डन करना पड़ गया है, के Q1 Q2 बाई आर, के Q3 बाई आर, और के Q3 Q2 बाई आर। तो इतना वर्क डन करना पड़ा। तो अगर एग्जाम में आएगा कि इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ सिस्टम का, कैसे सिस्टम का, एक ऐसे थ्री चार्जेस का सिस्टम जो एक ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर्स पे ये रखे हुए हैं चार्जेस, तीनों चार्ज, ऐसे सिस्टम को असेंबल करने के लिए टोटल वर्क डन कितना होगा, तो उसका ये आंसर है। और इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, उसका भी ये आंसर। इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है U इक्वल टू, ये जो मैंने अभी फाइंड किया, ये सब पोटेंशियल एनर्जी हो गई सिस्टम की। वैसे ही अगर मुझे स्क्वायर के कॉर्नर पे मुझे रखना पड़ता, एक स्क्वायर होता और उसके कॉर्नर पे मुझे रखना पड़ता चार्जेस को, फोर चार्जेस को। यहाँ पे मैंने स्क्वायर, एक स्क्वायर बना दिया, और इसके कॉर्नर्स पे मुझे अगर रखना होता Q1 Q2 Q3 Q4 को, तो कैसा काम करना पड़ता मुझे? देखिए, फर्स्ट चार्ज तो आसानी से, इस स्क्वायर का साइड, इस स्क्वायर का साइड मैं ले लेता हूँ कि ये R है साइड, या ये A ले लेता हूँ मैं साइड। तो डायगोनल कितना होगा? अगर साइड A है तो इसका डायगोनल √2A होता है पाइथागोरस थ्योरम से। ये A स्क्वायर, तो ये रूट अंडर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर हो जाएगा। तो
रूट 2a² होगा तो a रूट से बाहर आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा, ये डायगोनल आ जाएगा a रूट 2 इतना आएगा। वैसे ही ये दूसरे साइड से भी ये भी डायगोनल इतना ही आएगा, a√2। अब इसमें मुझे 4 चार्जेस को इंफिनिटी से लाकर और रखना है यहाँ पे। तो मैं फर्स्ट चार्ज को स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से। सबसे पहले मैं इस Q1 चार्ज को लाने की कोशिश करता हूँ। Q1 चार्ज, ये 4 चार्जेस कहाँ पे थे? इनफाइनाइटली सेपरेटेड थे, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूरी पे थे, इन्फिनिटी। तो मैं फर्स्ट चार्ज को लाऊंगा Q1 को। तो Q1 को देखिए मैं इधर से ला रहा हूँ पकड़ कर, इसको बोल रहा हूँ इधर आ जा, तो ये आसानी से आ जाएगा। मुझे कुछ बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी कोई भी इसको रिपेल करने के लिए नहीं है इधर बैठा हुआ, दूसरे चार्जेज है ही नहीं, तो ये आसानी से चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। तो Q1 चार्ज को लाने में मुझे कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ा, इसलिए मैं यहाँ Q1 को ले आया। तो मैं वर्क डन, देखिए अभी कुछ भी मैंने नहीं लिखा है, वर्क डन मैंने नहीं लिखा है अभी तक, कुछ भी वर्क डन नहीं लिखा है मैंने अभी तक, है ना। अब जब मैं Q2 चार्ज को लाऊंगा तो क्या होगा, देखिए Q2 चार्ज इधर मान लीजिए कहीं पे होगा Q2, और इसको मैं बोलूँगा कि स्क्वायर के कॉर्नर पे चलना है। चलो, तो ये क्या बोलेगा कि नहीं, उधर मैं नहीं जाऊँगा, वो Q1 बैठा हुआ है, वो रिपेल करेगा मुझे, तो Q2 इधर आना नहीं चाहेगा, प्लस Q1 वो उसको रिपेल करने लगेगा, तो मुझे उसको लाने के लिए कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मेरा एनर्जी लॉस होगा। तो एक तो मुझे यहाँ लिख देना चाहिए कि मुझे वर्क डन करना पड़ा के, किसको मैं ला रहा हूँ, Q2 को ला रहा हूँ, किसके अगेंस्ट मैं ला रहा हूँ, Q1 के अगेंस्ट, Q1 नहीं आने दे रहा था उसको, और इन दोनों के बीच सेपरेशन क्या है, A, तो A, इतना वर्क डन मैंने किया। तो अब Q2 भी यहाँ पे आ गया, Q2। अब थर्ड चार्ज को लाना है इस कॉर्नर पे, सिस्टम को मुझे असेंबल करना है ना इस तरह के सिस्टम को जिसमें 4 चार्जेस होने चाहिए। तो थर्ड चार्ज को मैं देखिए इधर से ला रहा हूँ, थर्ड चार्ज को इधर इन्फिनिटी से ला रहा हूँ, इस तरफ से। ये Q3 चार्ज है, इसको मैं बोला कि उधर कॉर्नर पे चलना है तेरे को, चल। तो ये क्या बोल रहा है कि वो Q1 Q2 दोनों है ना, वो रिपेल कर रहे हैं मुझे, तो मैं तो अपने आप नहीं जा पाऊंगा, तो मुझ पे फोर्स लगाइए, टर्न करना पड़ेगा, तब मैं वहां जाऊंगा। तो ये Q3 को, ये जो मैंने ग्रीन कलर से लिखा है Q3, इसको लाने में एक Q1 अपोज कर रहा था, तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा K। देखिए Q3 को मैं ला रहा हूँ, Q1 अपोज किया, तो इन दोनों के बीच सेपरेशन A हो गया, तो A लिख दिया मैं, K Q अपॉन डिस्टेंस होता है, प्लस K Q3 को मैंने लाया, लेकिन इस बार Q2 अपोज कर रहा है, तो लेकिन Q2 से इसकी डिस्टेंस कितनी है, A√2 है, तो K Q2 अपॉन A√2 लिखना पड़ेगा, A नहीं लिखेंगे यहाँ, A√2, क्योंकि Q3 और Q2 के बीच सेपरेशन है A√2। इज इट क्लियर? अब लास्ट चार्ज को मैं ला रहा हूँ, देखिए लास्ट चार्ज को मैं इधर से ला रहा हूँ Q4 को, कौन सा है Q4 को फिर से मैंने बोला कि मुझे चलना है, तुम्हें कॉर्नर पे चलना है, ये स्क्वायर के कॉर्नर पे तुझे चलना है, हम लोग मिलकर एक सिस्टम बना रहे हैं वहां पे चलने के लिए, इसको मैंने बोला। तो ये क्या बोलेगा Q4 कि वो Q3 Q2 Q1 ये तीनों अपोज कर रहे हैं मुझे, तीनों के अगेंस्ट वर्क करना पड़ जाएगा यहाँ। तो 3 टाइम्स मुझे लिखना पड़ेगा Q4 के लिए। क्या क्या लिखेंगे बताइए, के Q4 और Q1 अपोज किया उसको, तो Q1 अपॉन 4 और 1 के बीच सेपरेशन क्या है, A√2 है, देखिए A√2। फिर से इसके बाद प्लस Q4 को मैं ला रहा हूँ, Q3 भी अपोज कर रहा है, तो के Q4 Q3 अपॉन 4 और 3 के बीच सेपरेशन क्या है, A है, साइड है, जो साइड दिया हुआ है वही है, तो A सेपरेशन है यहाँ। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट A मैंने यहाँ पे लिख दिया, है कि नहीं। अब फिर से एक और लिखना है मुझे, के Q4 Q2 भी अपोज कर रहा था, तो Q2 अपॉन 4 और 2 के बीच सेपरेशन A है, ये देखिए ये A, तो मैं यहाँ A लिख दूंगा। तो इन क्वेश्चंस में कैसे होंगे, आपको ये वैल्यूज गिवन होंगे Q1 Q2 के, और A तो हम लोग को पता ही है 9 × 10⁹ हो जाता है,
के का वैल्यू, और ए साइड भी दिया हुआ रहेगा स्क्वायर का। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं कि कितना वर्क डन करना पड़ता है एक सिस्टम को असेंबल करने के लिए, सिस्टम ऑफ चार्जेस को असेंबल करने के लिए। इस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं वर्क डन। तो अभी हमने क्या देखा कि चार्जेज को असेंबल करने में मुझे वर्क डन कैसे करना पड़ रहा है। पहले तो चार्जेज अपने आप मैं उनको फ्री छोड़ दूं तो वो एक दूसरे से इन्फिनिटी पे जाकर और रहेंगे, एक दूसरे के पास नहीं रहेंगे। पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस वो नेचुरली कहाँ पे रहेंगे, इनफाइनाइटली सेपरेटेड रहेंगे। लेकिन मुझे अगर उनको वैसे ही, जैसे स्प्रिंग को मैं एक फ्री छोड़ दूं तो वो स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे होगा। स्प्रिंग कैसा होगा, अपने नेचुरल लेंथ पे। लेकिन मुझे उसे कंप्रेस करके रखना है, मतलब अंडर टेंशन रखना है। अंडर टेंशन जब कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो यहाँ पे चार्जेस को हम अंडर टेंशन रख रहे हैं। पहले इन्फिनिटी पे ये चार्जेस थे, उन्हें लाकर मैं वैसे ही लाने में मुझे वर्क करना पड़ रहा है जैसे कि स्प्रिंग को कंप्रेस करने में करना पड़ता है। और वो स्प्रिंग कंप्रेस होना नहीं चाहता है, वो नेचुरल लेंथ पे आना चाहता है। तो यहाँ भी वही सिचुएशन हुआ, मुझे इन्फिनिटी से एक सेपरेशन। और दो चार्जेस का भी सिस्टम मैंने देखा कि जब चार्ज 1 और चार्ज 2 है तो उन्हें लाने में कितना वर्क डन करना पड़ रहा है। 3 चार्ज के लिए मैंने सिस्टम बनाया जिसको इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे रखा था, और 4 चार्जेस के लिए भी हमने सिस्टम बनाया। अब यहाँ पे हम फोर्सेज की बात कर लेते हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। ये कंजर्वेटिव फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो अब हम लोग ये सीखेंगे कि कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में क्या डिफरेंस है, राइट। कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में क्या लिखा रहता है, कंजर्वेटिव फोर्सेज आर दोज फोर्सेज under which work done is independent from path. Work done is independent from path. It depends only on initial and final position of the object. तो जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्यों ये कंजर्वेटिव फोर्स है, ये क्यों इंडिपेंडेंट फ्रॉम पाथ इसका वर्क डन आता है, ये हम लोग देखते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप ग्राउंड लेवल से, मतलब यहाँ ग्राउंड पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उसको कुछ हाइट पे ऐसे ले जा रहे हैं, ग्राउंड लेवल से हाइट पे ले जा रहे हैं, तो आप ऐसे स्ट्रेट उसको ले जाइए, या ऐसे घुमा कर ऐसे ले जाइए इधर से, या इधर से ऐसे ले जाइए, आपका वर्क डन तीनों ही केसेज में mgh ही होगा। क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला हमने पढ़ा है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्टेंस तो नहीं पढ़ा है, फोर्स इंटू क्या पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है हमने वर्क डन का। तो अगर आप एक ग्राउंड लेवल से, मान लेते हैं यहाँ पे ग्राउंड लेवल है यहाँ, और यहाँ से मैं किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पे ऐसे ले जा रहा हूँ, तो वर्क डन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट पाथ होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का, तो यहाँ से यहाँ ले जाने में डिस्टेंस क्या हुआ, ये स्ट्रेट लाइन ही हुआ। और ऐसे आप घूमकर भी ऐसे ले जाएंगे यहाँ पे, तो डिस्प्लेसमेंट तो यही स्ट्रेट लाइन ही होगा ना। तो फिर से वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही होगा, फोर्स mg और डिस्प्लेसमेंट h, तो mg इंटू h, ये mgh आ गया वर्क डन। तो आपने देखा यहाँ पे कि वर्क डन इस बात पे नहीं डिपेंड कर रहा है कि आप कैसे मूव कर रहे हैं, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजिशन पे डिपेंड कर रहा है। ये तो बुक में लिखा हुआ है। कंजर्वेटिव फोर्सेस का एक और एग्जाम्पल है कि कंजर्वेटिव फोर्स में आप वर्क डन करेंगे तो वो कहीं जाकर स्टोर हो जाता है और बाद में आप उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज के अगेंस्ट वर्क करेंगे तो वो लॉस हो जाएगा आपका। जैसे कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, तो मैं अगर किसी एक ऑब्जेक्ट को, ये हाइलाइटर है पेन, इसको मैं ग्राउंड से थोड़े हाइट पे ले जाकर यहाँ पे ले गया मैंने, तो मेरा एनर्जी लॉस हुआ क्योंकि मैंने कुछ वर्क किया इस पे। लेकिन मेरा एनर्जी इसमें स्टोर हो गया, वो वेस्ट नहीं हुआ, वो स्टोर है इस फॉर्म में और हम इसका यूटिलाइज कर सकते हैं। जब इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गई है, जब मैं इसे ड्रॉप करूंगा तो ये अपने आप नीचे आ जाएगा। यहाँ से जैसे ही मैं इसको ड्रॉप करूंगा, ये अपने आप देखिए ये नीचे ऐसे आ जा रहा है कि नहीं। यानी कि जो मेरा एनर्जी है ना वो कहीं जाकर स्टोर हो जा रहा है। वैसे ही स्प्रिंग में भी होता है। अगर एक स्प्रिंग है आपके पास और उस स्प्रिंग को आप ऐसे कंप्रेस करते हैं तो उसमें आपको वर्क करना पड़ता है, लेकिन वो वर्क वेस्ट नहीं जाता है, वो वर्क स्प्रिंग में स्टोर है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। और जब भी वो उसे चांस मिलेगा वो एनर्जी ऐसे इनफाइनाइटली सेपरेटेड, इनफाइनाइटली मतलब नेचुरल लेंथ पे अपने आ जाएगा, वो अपने नेचुरल लेंथ पे आ जाएगा। तो उसमें एबिलिटी आ जाएगी कुछ करने की, है कि नहीं। तो इस तरह से
तो हमने क्या देखा कि स्प्रिंग, जब मैं कंप्रेस कर रहा हूँ स्प्रिंग को तो लेकिन वो एनर्जी स्प्रिंग में स्टोर हो जा रहा है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, राइट। और जब भी मुझे जरूरत होगी वो स्प्रिंग वो एनर्जी मुझे दे देगा, पोटेंशियल एनर्जी वापस काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन फ्रिक्शन के बारे में सोचिए कि फ्रिक्शन के अगेंस्ट जो आप वर्क करेंगे वो कहीं स्टोर नहीं होगा, आप उसका बाद में यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे उस एनर्जी का। जैसे एक बॉक्स ग्राउंड पे रखा हुआ है और उस बॉक्स को आपने फ्रिक्शन के अगेंस्ट फोर्स लगाकर आप एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे लेकर चले गए, लेकिन क्या वो ऑब्जेक्ट वापस जहाँ से आप ले गए उस लोकेशन पे आएगा? क्या नहीं आएगा। जैसे आपके एक रूम में एक टेबल रखा हुआ है, उस टेबल को स्लाइड करके आप दूसरे रूम में लेकर चले गए, लेकिन वो वापस इस रूम में अपने आप नहीं आएगा, यानी आपने जो एनर्जी लॉस किया अपना, आपने आपने जो वर्क किया वो वापस आपको मिलने वाला नहीं है। लेकिन स्प्रिंग वाले में ऐसा नहीं है, जब स्प्रिंग को आप कंप्रेस किए थे तो उसको छोड़ देंगे तो वो वापस भी आ जाएगा, तो अपने अंदर रखे हुए है एनर्जी, और जब भी उसे मौका मिलता है वो अपनी एनर्जी को यूज करके और कुछ वर्क कर लेता है वो। वैसे ही जैसे इस ऑब्जेक्ट को मैं जब हाइट पर ले जा रहा था तो मुझे वर्क करना पड़ रहा था, इस ग्राउंड लेवल से हाइट पे ले जाने में वर्क करना पड़ा था, लेकिन जैसे ही मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ड्रॉप करूंगा ये वापस भी आ जाएगा, यानी कि इस ऑब्जेक्ट में एनर्जी स्टोर हो जा रही है हाइट पे जाने के बाद, लेकिन फ्रिक्शन के अगेंस्ट नहीं है। अगर मैं फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करूं, यहाँ मैंने ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क किया, ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करने से मेरा वर्क वेस्टेज नहीं गया, मेरे वर्क का, मेरे एनर्जी का कुछ यूटिलाइज हो रहा है, वो मेरा एनर्जी इसमें स्टोर हो जा रहा है पोटेंशियल एनर्जी को। लेकिन अगेंस्ट फ्रिक्शन में वर्क करूं, अगर मैं टेबल को स्लाइड करके एक रूम से दूसरे रूम में ले जाऊं तो वो दूसरे रूम से वापस फर्स्ट रूम में नहीं आने वाला है, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा है, मेरे एनर्जी का हीट या अदर फॉर्म में लॉस कर दे रहा है और वो मुझे वापस नहीं दे रहा है, उसमें कुछ एबिलिटी नहीं डेवलप कर रही है पुराने पोजीशन आने की। तो फ्रिक्शन फोर्स हो गया नॉन कंजर्वेटिव, और ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स हम लोग सीख लिए थे कि कंजर्वेटिव फोर्स इज वन फॉर विच वर्क डन बाय और अगेंस्ट इट डिपेंड्स ओनली ऑन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट एंड नॉट ऑन एक्चुअल पाथ फॉलो। और ये कंजर्वेटिव फोर्स में हम लोग जो वर्क करते हैं वो स्टोर भी हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, और बाद में हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये एनसीईआरटी में भी यहाँ पे लिखा हुआ है कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में, फर्स्ट पैराग्राफ में यही लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज ऑल्सो कंजर्वेटिव फोर्स। अब यहाँ पे अगर मुझे वर्क डन निकालना हुआ, इन्फिनिटी से अब नहीं लाना है मुझे किसी चार्ज को, मैं एक सोर्स चार्ज क्यू बना दिया, क्यू एक सोर्स चार्ज है, और मुझे टेस्ट चार्ज स्मॉल क्यू को आर पॉइंट से पी पॉइंट तक लाना है, आर से लेकर पी तक। तो आर से पी पॉइंट तक लाने में मुझे अगर बोलेगा कि आप वर्क डन हुआ, तो इसके लिए वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम आर टू पी को क्या लिखा जाएगा, कहाँ का एनर्जी ज़्यादा है? देखिए पी, आर पॉइंट का कि पी पॉइंट पे, तो इन्फिनिटी से आर तक लाने में कम वर्क डन करना पड़ा होगा, क्योंकि ये क्यू से ज़्यादा डिस्टेंस पे यहाँ तक है तो मुझे कम ही एफर्ट लगाना पड़ा होगा। लेकिन इन्फिनिटी से मैं जब पी पॉइंट पे लाऊंगा तो मुझे कुछ और ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, तो इस पी पॉइंट पे ज़्यादा पोटेंशियल होगा, राइट। तो वर्क डन टू ब्रिंग आर टू पी जब लिखा जाएगा तो चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ का लिखेंगे, तो पहले पी पॉइंट का लिखना है, वीपी माइनस पी आर, मतलब यहाँ आर पी है ना, तो यहाँ पी माइनस आर लिखना है, यहाँ भी आर माइनस पी नहीं लिखना है। वैसे ही जब ए बी रहेगा तो बी माइनस ए लिखना है, ए माइनस बी नहीं लिखना है। जैसे वर्क डन ए टू बी ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो उसको लिखना है चार्ज इनटू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए, ऐसे लिखना है, ये फॉर्मूला है इसका, राइट। एनसीईआरटी में एनसीईआरटी में फिगर 2.4 दिया हुआ है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर ग्राफ बनाया है, इसके लिए पॉइंट चार्ज की वजह से। तो एक पॉइंट चार्ज, ये क्यू चार्ज मैंने यहाँ लिया, और इससे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा तो उसका फॉर्मूला होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगा, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा के क्यू अपॉन ओनली आर होगा, है कि नहीं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू बाई आर होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड का के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है।
तो यहाँ पे इस ग्राफ को समझने के लिए के क्यू का वैल्यू में हम लोग 10 ले रहे हैं कुछ, इस के क्यू का भी वैल्यू 10 ले लेते हैं, ये कांस्टेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, 10/r आया, आर स्क्वायर आया, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया 10/r, ओनली आर आया, 10/r, राइट। अब यहाँ से ध्यान से देखते हैं, अगर ये वन वैल्यू के पास अगर मैं वन रख दूं, देखिए वन, आर को मैं कितना रख दिया, एक्स एक्सिस पे क्या मैंने लिया है, आर, एक्स एक्सिस पे मैंने क्या लिया हुआ है, आर, राइट। तो आर को वन में लिख दूंगा तो ये वन स्क्वायर, वन भी वन ही होगा। तो फॉर आर इक्वल टू वन, फॉर आर इक्वल टू वन वी विल गेट सेम वैल्यू ऑफ ई एंड बी, क्योंकि वन का स्क्वायर करेंगे तो वन ही रह जाएगा, और ये आर वन तो है ही। तो आर वन रखने पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सेम न्यूमेरिकल वैल्यू मिल रहा है, राइट, सेम वैल्यू मिल रहा है। इसलिए आर के पास दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट करता हुआ दिखाया गया है, ये दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं आर के पास। लेकिन अब इसके बाद सिचुएशन क्या होगा, अगर वन से कम वैल्यू लेते हैं तो वन से कम वैल्यू के लिए डिफरेंट सिचुएशन है, और वन से ज़्यादा के लिए अलग सिचुएशन है। वन से कम के लिए मान लेते हैं 0.5 के लिए देखें, तो 0.5 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये देखिए वी कम आया है और इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा आया है। तो 0.5 अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ, तो ये 10/0.5 का स्क्वायर कर लीजिए, 0.5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0.25, और इसको डिवाइड कीजिए 10/0.25, तो पॉइंट यहाँ से रिमूव करेंगे तो ये 1000 आ जाएगा, और ये 25, इसको सॉल्व करेंगे 25, तो ये 200 आ जाएगा, 200, राइट। कितना आ जाएगा, 1000/25 कीजिए तो कितना आ रहा है, 1000/25, 1000/25, 1000/25 पे कितना आ जा रहा है, ये 40 आ रहा है, देखिए 40, ये कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। डिवाइड करके देख लेते हैं इसको, 40 आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है 40, तो ये 40 आ गया। वैसे ही v इक्वल टू 10/r, आर मुझे कितना रखना था, 0.5 के कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग फाइंड कर रहे हैं, तो 10/0.5, तो ये 0.5 पॉइंट हटाएंगे तो 100 आएगा, तो 100/5, तो 100/5 कितना आ रहा है, 20 आ जा रहा है, राइट। तो आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज़्यादा आ रहा है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के वैल्यू 20 ही आ रहा था। तो फील्ड और पोटेंशियल में ज़्यादा कौन सा वैल्यू आया, फील्ड और पोटेंशियल में यहाँ साफ साफ दिख रहा है मुझे कि फील्ड का वैल्यू 40 आया और इसका 20 ही आया। तो इसका मतलब मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि वन से कम जब आर होगा, वन से ऐसे पीछे देखिए आर, आर का वैल्यू वन से कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ऊपर होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ भी है कि नहीं, देख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ऊपर, इसमें यहाँ पे देख लेते हैं, ये देखिए ऐसे मैंने सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे कुछ वैल्यू के लिए, वन से लेस वैल्यू ऑफ आर के लिए वी कितना कम मिल रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए ज़्यादा मिल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा मिल रहा है, वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वी दोनों है। लेकिन वन से ग्रेटर वैल्यू के लिए अलग सिचुएशन हो जाएगा, देखिएगा वन से ग्रेटर कोई वैल्यू हम लोग पुट करके देखते हैं, जैसे कि 2 मान लीजिए सब्स्टिट्यूट मैंने कर लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में था के क्यू, यानी 10 मैंने लिया था के क्यू को, और आर स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, और पोटेंशियल जब मैं करूंगा तो 10/ओनली 2 लिखना पड़ेगा मुझे, तो ये कितना आ रहा है, 5 आ रहा है पोटेंशियल, और इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8 और 2 20 आ जा रहा है, तो 4 से डिवाइड हुआ तो 2.5 आ रहा है ये, तो 2.5 फील्ड का वैल्यू आ रहा है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 5 आ जा रहा है, ज्यादा आ रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वन से ग्रेटर के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा हो रहा है, देखिए ये ब्लू वाला लाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है, वी लिखा हुआ है ना, वी पोटेंशियल के लिए, और ई इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है। तो पहले तो ब्लैक वाला लाइन ऊपर था, लेकिन वन के बाद ब्लैक वाला लाइन नीचे चला गया है, नीचे, और ये जो दूसरा ब्लू कलर का लाइन है वो ऊपर आ गया है। तो इसका ग्राफ, आई होप यू अंडरस्टूड हाउ दिस ग्राफ्स आर ड्रॉन, ओके।
ये फर्स्ट न्यूमेरिकल है हम लोगों का। फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या करना है यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल आ गया है, क्या बोल रहा है इसमें, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट पी। पी पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है ड्यू टू अ चार्ज 4 इंटू टेन टू द पावर माइनस 7 कूलम। ये चार्ज गिवन है 4 इंटू टेन टू द पावर माइनस 7। क्या क्या गिवन है पहले लिख लेता हूँ मैं। मुझे पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, यानी वी हैव टू फाइंड वी पी, पोटेंशियल एट पॉइंट पी। एंड दिस इज क्यू, क्यू इज गिवन located 9 centimeter away. So this is R, एक क्यू चार्ज है और उससे 9 सेंटीमीटर अवे मुझे पोटेंशियल बताना है। तो ये बहुत ही सिंपल है। पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, के क्यू बाई आर होता है। के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्यू, क्यू तो गिवन है क्वेश्चन में, ये 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, और आर भी गिवन है, लेकिन ये सेंटीमीटर में है इसलिए मीटर में कन्वर्ट करके यहाँ लिखा गया है। तो सारा वैल्यू ऐसा यूनिट में है ये सब, और इसे सिंप्लीफाई करने से आंसर आ जाता है 4 इंटू 10 टू द पावर 4 वोल्ट। 4 इंटू 10 टू द 4 वोल्ट। दिस इज आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट में क्या है इस क्वेश्चन के, हेंस ऑब्टेन्ड द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज। ये टेस्ट चार्ज है, इसे मुझे लाना है। इसको मैं लिख दे रहा हूँ टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज, इसी चार्ज को मुझे लाना है। वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी। इंफिनिटी से पी पॉइंट तक लाने में वर्क डन पूछा है। तो पहले ये फाइंड कर लेते हैं कि वर्क डन टू ब्रिंग दिस चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी कितना होता है। तो हमने देखा था कि वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट चार्ज इज पोटेंशियल। तो ये पोटेंशियल जो है ये क्या है, वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट चार्ज इंफिनिटी, है ना। पोटेंशियल का डेफिनेशन था कि वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी। तो यूनिट चार्ज को लाने में अगर मुझे इतना काम करना पड़ रहा है, तो क्यू चार्ज को लाने में, क्यू मतलब ये वाले चार्ज को लाने में कितना काम करना पड़ेगा, तो मैं मल्टी यूनिटरी मेथड से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो वर्क डन इक्वल टू क्यू इंटू वी। वी क्या था, यूनिट चार्ज को लाने में किया गया वर्क डन। तो क्यू इंटू वी क्या होगा, क्यू चार्ज को लाने में किया गया वर्क डन। तो पिछले केस में जो मैंने वी फाइंड आउट किया था, उसी वी को सिर्फ यहाँ मुझे सब्स्टिट्यूट कर देना है। इस वी की जगह पर ये मैं पुट करूंगा, और क्यू की जगह पर जिस चार्ज को मुझे लाना था वो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो इन दोनों को लिखने के बाद मल्टीप्लाई करना है क्यू इंटू वी। क्यू देखते हैं, ये लिखा हुआ है ना क्यू वी, और वी का वैल्यू क्या है, ये वाला लिखा हुआ है यहाँ से। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करने से 8 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल आंसर आ जाता है। 8 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड हाउ वी सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। So let's move to next page. Next article है 2.4, पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का पोटेंशियल फाइंड करना है, और पिछले वीडियो में एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन पे फाइंड कर लिया था। एक्सियल लाइन पे पोटेंशियल कितना आया था, केपी बाई आर स्क्वायर आया था, और इक्वेटोरियल लाइन पे किसी भी पॉइंट पे 0 आ गया था पोटेंशियल। तो आज के क्लास में हम लोग जनरल किसी भी पॉइंट पे, ना तो एक्सियल हो ना ही इक्वेटोरियल हो, कोई आर्बिट्ररी कोई पॉइंट हो किसी थीटा एंगल पे, तो वहां पे पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे ये करेंगे। और इसमें हम लोग स्पेशल केस भी सीखेंगे, जिसमें अगर मैं थीटा को 0 पुट कर दूं तो एक्सियल वाला फॉर्मूला आ जाना चाहिए, और थीटा को 90 सब्स्टिट्यूट करने से इक्वेटोरियल वाला कंडीशन आ जाना चाहिए। राइट, ये करने वाले हैं हम लोग। तो इस डायग्राम में आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है। तो जब दो चार्ज को इक्वल और अपोजिट चार्जेस को किसी सेपरेशन पे रखा जाता है, दो चार्जेस को, तो वो एक डाइपोल फॉर्म करते हैं, और उस डाइपोल का डायरेक्शन किधर होता है, तो ये माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू की तरफ होता है डायरेक्शन। एरो मैंने यहाँ पे बनाकर दिखाया हुआ है। और इस डायग्राम में मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है किसी भी पॉइंट पी पे, पी पॉइंट पे। और ये पी पॉइंट कुछ यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है, ये प्लस क्यू चार्ज से इतने डिस्टेंस पे है, और माइनस क्यू चार्ज से थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस पे है, ये ज़्यादा डिस्टेंस पे। जबकि लास्ट लेक्चर में हमने इक्वेटोरियल पे किया था तो इक्वल डिस्टेंस आया था, दोनों से इक्वल डिस्टेंस आया था। लेकिन माइनस क्यू से ज़्यादा डिस्टेंस पे है अभी, और प्लस क्यू से कम डिस्टेंस पे है।
और ये अच्छा, इसमें एक्सियल इक्वेटोरियल क्या होता था, इस लाइन को अगर ब्लैक लाइन पे, इस पूरे ब्लैक लाइन पे कहीं भी बोलता ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इस पूरे ब्लैक लाइन को मैं क्या बोलता कि ये एक्सियल नहीं इक्वेटोरियल लाइन है। इक्वेटोरियल लाइन पे यहाँ कहीं भी पोटेंशियल जीरो आएगा, जीरो 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 जीरो, किसी भी पॉइंट पे मैं करूँगा जीरो आएगा। वैसे ही एक्सियल लाइन पे इधर या इधर, एक्सियल लाइन मतलब ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, किधर भी बोलेगा तो उसका आंसर आना चाहिए के क्यू बाई आर स्क्वायर आना चाहिए। अभी हम के पी बाई आर स्क्वायर, जहाँ पी क्या है, डाइपोल मोमेंट, और ये डाइपोल मोमेंट पी डाइपोल मोमेंट है। और डाइपोल मोमेंट कैसे पता करते हैं हम लोग, डाइपोल मोमेंट होता है, मैं यहाँ पे इंडिकेट कर दे रहा हूँ। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू, डाइपोल मोमेंट P वेक्टर इक्वल टू क्यू, क्यू मतलब इन दोनों में से कोई भी एक चार्ज लिखना है, और इनटू सेपरेशन बिटवीन टू चार्ज, इतने को मैं P लिख सकता हूँ। तो डेरिवेशन आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, एक ओ क्या है, सेंटर ऑफ डाइपोल, यहाँ से एक लाइन, डॉटेड लाइन मैंने ड्रॉ किया है। ये आर, मुझे पी पॉइंट पे फाइंड करना है पोटेंशियल, जो कि थीटा एंगल बना रहा है। थीटा किसके साथ एंगल बनाया है, ये डाइपोल के डायरेक्शन के साथ। डाइपोल किधर था, माइनस से प्लस क्यू की तरफ, तो ये थीटा एंगल बनाया हुआ है यहाँ। अब मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है यहाँ से, तो एक मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, ताकि मुझे पता चल सके कि जो R1 और R2 है ना, वो R के टर्म में एक्सप्रेस करना है, क्योंकि क्वेश्चन में R1 R2 गिवन नहीं होगा, R गिवन होगा क्वेश्चन में, राइट। तो इसमें हमने कंसिडर किया है कि ये R, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, पहले से यहाँ लिखा हुआ है R इज फार फार ग्रेटर देन A, यानी ये डिस्टेंस इस ए के रिस्पेक्ट में, ए क्या है, डाइपोल, टू ए डाइपोल का के बीच के दोनों चार्जेस का डिस्टेंस है, और ए इसके सेंटर से इसका डिस्टेंस है। तो आर बहुत ज़्यादा है, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल जैसा हो जाएंगे बहुत ज़्यादा होने पे, और एक लाइन पे दो पैरेलल लाइन ऐसे है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होता है, तो ये एंगल थीटा है, तो इस एंगल को भी लेना है हमें थीटा, तो इसे भी मैं यहाँ पे थीटा लिख दे रहा हूँ। अब इससे भी परपेंडिकुलर एक मैं ड्रॉ करूंगा, दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, एक यहाँ से परपेंडिकुलर ये ड्रॉ करना है, और इससे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ऐसा क्यों हमने किया है, दो परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉ किया हमने, क्योंकि मुझे इस डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट करना है, ये वाले डिस्टेंस को, क्योंकि और इसमें ये वाले डिस्टेंस को भी मुझे मुझे ये R1 चाहिए, तो R1 को पता है मैं क्या लिखूंगा, R1 को लिखूंगा R में से माइनस लिखना है, ये रेड वाला मान लेते हैं कि X मैंने लिया है, राइट। तो ये X माइनस करना पड़ेगा ना मुझे, तो R1 का वैल्यू आएगा R माइनस एक्स, और X आएगा कितना, ये कितना था A, तो एक ट्रायंगल बनाकर यहाँ देख लीजिए, एक ट्रायंगल ऐसे बना दीजिए, और यहाँ पे परपेंडिकुलर है, और ये थीटा है, और ये ए था, तो क्या ये ए कॉस थीटा होगा, है कि नहीं, ए कॉस थीटा हो जाएगा ये ट्रायंगल में, ये तो पता ही होगा। ये 90 है ना, तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया, तो अगर कॉस थीटा मैं लिखूंगा, तो कॉस थीटा को मुझे लिखना चाहिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस है एक्स और हाइपोटेन्यूस है ए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा आ जाएगा। वैसे ही ये आ जाएगा, ये भी आएगा ए कॉस थीटा, क्योंकि इसका भी हाइपोटेनियस है, तो देखिए ए है, और ये थीटा बनाया है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाइपोटेनियस ए रहने से उसका बेस क्या आ जाता है, ए कॉस थीटा। तो अभी हमने समझ लिया कि ये R1 जो है ना, R1 को मैं लिख सकता हूँ R माइनस ए कॉस थीटा। वैसे ही मैं R2 को क्या लिख सकता हूँ, R2 ये वाला डिस्टेंस है, तो इसमें मुझे R में ऐड करना है कुछ, ये ऐड करना है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो R है और उसमें कुछ ऐड हुआ है, तो ये R प्लस ए कॉस थीटा होगा, मतलब R1 होगा R माइनस ए कॉस थीटा, और R2 होगा R प्लस ए कॉस थीटा, तो एक माइनस हो रहा है और एक प्लस हो रहा है। अब बस मुझे फॉर्मूला लगाना है V इक्वल टू के क्यू बाई आर, तो इसके सेंटर से R डिस्टेंस पे दिया हुआ है, लेकिन मुझे इस R1 को लिखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे चार्ज से डिस्टेंस के क्यू बाई आर लिखेंगे तो Q से डिस्टेंस लिखना है, ये डिस्टेंस लिखना है रेड वाला, लेकिन इसमें दिया हुआ है क्या है, ये दिया हुआ है ये, तो रेड वाला कैसे मिलेगा, ब्लैक वाला गिवन है और रेड वाला मुझे फाइंड करना है डिस्टेंस, तो क्या मुझे यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाहिए,
और इस डिस्टेंस को भी ऐड करना चाहिए, क्योंकि ब्लैक वाला तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा ये आर, लेकिन ये मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो ये अगर ये वाला साइड ए है और ये थीटा एंगल है, तो ये साइड छोटा साइड थीटा होगा। तो टोटल यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस होगा आर में ऐड करना पड़ेगा ए कॉस थीटा, ये डिस्टेंस होगा आर वन का। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि आर गिवन है, लेकिन जब के क्यू बाई आर लिखेंगे ना तो मुझे आर टू लिखना पड़ेगा। वैसे ही जब के क्यू बाई आर प्लस के लिए लिखेंगे, प्लस क्यू के लिए, तो मुझे आर वन लिखना पड़ेगा। और आर वन होगा क्या? स्मॉल आर में ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा मुझे। और ये क्या है? ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा है क्योंकि ये ए साइड था। तो अभी डायरेक्ट मैं फॉर्मूला यहाँ पे देखिए अब लिखने वाला हूँ, v इक्वल टू वी ड्यू टू प्लस क्यू प्लस वी ड्यू टू माइनस क्यू, इसी का तो सम होगा। टोटल पोटेंशियल एट पी पॉइंट इन दोनों का सम होगा। तो पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, अब मैं लिख रहा हूँ के और प्लस क्यू चार्ज, और प्लस क्यू चार्ज से कितना डिस्टेंस पे पॉइंट पी है, प्लस क्यू चार्ज से ये डिस्टेंस पे है। और ये डिस्टेंस पता है क्या है? आर में से कुछ माइनस होके है वो डिस्टेंस, आर माइनस ए कॉस थीटा है। फिर मैं यहाँ प्लस लिखूंगा और इस पर माइनस चार्ज का पोटेंशियल चाहिए, तो माइनस के क्यू अपॉन ये माइनस वाले क्यू से कितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है, तो माइनस क्यू से देखिए ये कितने ज्यादा डिस्टेंस पे है, यानी आर में कुछ ऐड करके लिखना है मुझे यहाँ पे ये वाला, यानी आर प्लस ए कॉस थीटा, ये करके लिखना है। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है, आर माइनस ए कॉस थीटा और आर प्लस ए कॉस थीटा आ रहा है, तो ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी जैसा है ना। इसको ए मानू मैं तो ए माइनस बी और ये ए प्लस बी, तो इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आर आर की जगह पे आर स्क्वायर, ए कॉस थीटा की जगह पे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। अब न्यूमरेटर में कॉमन आ जाएगा के क्यू, कॉमन मैंने ले लिया। अब इससे इधर मल्टीप्लाई करना होता है और इससे इधर करना होता है, हो जाएगा आर प्लस ए कॉस थीटा और माइनस ये वाला टर्म आर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ए कॉस थीटा। तो ये आर से आर क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो ये आ जा रहा है के क्यू, और ए भी आ रहा है यहाँ पे देखिए, ए कॉस थीटा टू ए कॉस थीटा हो गया, टू ए कॉस थीटा। अब क्यू इंटू टू ए को आप ध्यान से देखेंगे तो ये डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला आ गया। डिनोमिनेटर में कितना आया? आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आया। क्या मैं क्यू इंटू टू ए को पी लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्यू इंटू टू ए को मैं पी लिख सकता हूँ क्या? देखिए मैं इसको पी लिख दे रहा हूँ, तो फाइनल आंसर मेरा आ रहा है के, और क्यू इंटू टू ए डाइपोल मोमेंट होता है तो पी लिख दिया मैंने। तो के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, राइट? ये फॉर्मूला हो गया, फाइनल फॉर्मूला हो गया पोटेंशियल का। यू कैन राइट इट डाउन इन योर नोटबुक। अब इसमें हम लोग एक्सियल और इक्वेटोरियल का कंडीशन लगाते हैं, तो देखिए काम कर रहा है कि नहीं। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था? इक्वेटोरियल पे जीरो आना चाहिए, तो केस वन लेते हैं, इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है ना इसके इक्वेटोरियल, तो थीटा 90 लिखना पड़ेगा। तो 90 आइए लिखते हैं हम लोग थीटा, तो v इक्वल टू के पी और कॉस 90 डिग्री, थीटा की जगह पर 90 डिग्री, 90 डिग्री लिख दिया मैंने। इस फॉर्मूला में काम कर रहे हैं, तो ये cos 90 तो जीरो हो जाएगा, तो आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये पूरे टर्म को जीरो कर देगा। तो आपने देखा जीरो आ गया ना पोटेंशियल। वैसे ही एक्सियल वाला फॉर्मूला क्या आना चाहिए? के पी बाई आर स्क्वायर आना चाहिए। तो केस टू लेकर चलते हैं हम लोग कि एक्सियल लाइन पे कितना पोटेंशियल होगा, तो v इक्वल टू के पी, और एक्सियल लाइन के लिए थीटा कितना होगा? एक्सियल लाइन किसको बोलते हैं? इसे बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं, इसे बोलते हैं, इधर जो लाइन होता है डाइपोल के अलोंग जो लाइन होता है उसको। तो इसमें थीटा जीरो बनेगा ना एक्सियल लाइन पे, अगर कोई पॉइंट पी गिवन होगा तो उस पॉइंट के लिए थीटा जीरो हो जाएगा। और जैसे ही थीटा जीरो होगा, मुझे यहाँ के पी कॉस जीरो लिखना पड़ेगा। कॉस जीरो का वैल्यू तो क्या होता है? कॉस जीरो का वैल्यू वन होता है, साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है, लेकिन कॉस जीरो का वैल्यू होता है वन। यहाँ वन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये के पी और कॉस का वैल्यू वन हो गया, तो वन मल्टीप्लाई करने से वन ही रहेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, के पी ही रहेगा। तो आर स्क्वायर आ गया,
राइट, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आया, क्या आया, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है कि नहीं। और अगर ये डाइपोल बहुत ही छोटा डाइपोल है, स्मॉल डाइपोल है, तो क्या मैं इस ए को यहाँ पे नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, ए को स्मॉल डाइपोल के लिए, जल्दी से बता दीजिए, ए को मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसे भी जब मैंने डेरिवेशन किया था, मैं देखिए यहाँ लिखा हुआ है ब्रैकेट में पहले ही कि आर इज फार फार ग्रेटर देन ए, तो आर जब बहुत ज्यादा है तो उसमें ए सब्ट्रैक्ट होने से क्या कर लेगा, वो कुछ भी नहीं करेगा, तो के पी बाई आर स्क्वायर ही आंसर आएगा, के पी बाई आर स्क्वायर आंसर आएगा। क्यों के पी बाई आर स्क्वायर आंसर आया, क्योंकि आर तो बहुत ज्यादा है, तो आप बहुत ज्यादा नंबर ले लीजिए, 10,000 नंबर, और उसमें थोड़ा सा 0.01 ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ऐड सब्ट्रैक्ट करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ ए को नेग्लेक्ट कर दिया है, ए को। तो यहाँ पे देखिए हम लोग ए को नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ए बहुत स्मॉल नंबर में है, दो नंबर जब मल्टीपल में रहता है एक दूसरे का तो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास अगर रुपीज है तो उसमें 0.1 रुपीज मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 100 रुपीज आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट हटते ही एक जीरो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। लेकिन अगर 1000 रुपीज है और उस 1000 रुपीज में आप 0.1 ऐड किए हैं, तो आपके पास लगभग 1000 रुपीज ही रहेगा, 1000.1 आएगा, 1000.1, तो 1000 रुपीज या 1000.1 रुपीज एक ही लगभग बात है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन मल्टीप्लाई कर देने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ जा रहा है, 1000 के बाद सीधे 100 आ जा रहा है उसका वैल्यू। तो जब भी कोई स्मॉल नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट किया हुआ है तो अप्रोक्सीमेशन के लिए उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई या डिवाइड किया हुआ है तो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेरिवेशन के स्टार्टिंग में ही आर ग्रेटर था, फार फार ग्रेटर देन ए था, इसलिए ए बहुत स्मॉल है ना, इसलिए मैं इसको नेग्लेक्ट कर दिया है। हाँ, तो के पी बाई आर स्क्वायर आ गया आंसर, के पी बाई आर स्क्वायर। तो आपने देखा ये डेरिवेशन हमने कैसे किया, पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, तो आप इसका डेरिवेशन एक बार खुद से ट्राई कर लें, और नहीं आए तो वीडियो को वापस देख कर एक बार सीख लें और फिर से कोशिश करें डिराइव करने के लिए ये फॉर्मूला। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आज के क्लास में हमने कौन कौन सा टॉपिक सीखा आज की क्लास में। एक तो हमने ये सीखा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है सिस्टम का, और एक ट्रायंगल पे या स्क्वायर के कॉर्नर पे चार्जेस को मुझे लाने में, उस तरह के सिस्टम को असेंबल करने में मुझे कितना वर्क डन करना पड़ता है, और उतना ही उस सिस्टम की एनर्जी हो जाती है। और हमने एनसीईआरटी का एक न्यूमेरिकल भी किया एक्सरसाइज में जो दिया हुआ था। अब इसके अलावा हमने कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल और इक्वेटोरियल के साथ साथ एनी पॉइंट पे, एनी आर्बिट्ररी पॉइंट पे जो कि थीटा एंगल पे है, उस पे पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, और उसमें दो स्पेशल केसेस हमने सीखे कि थीटा जब मैंने 0 पुट किया तो एक्सियल आया, और थीटा 90 पुट किया तो इक्वेटोरियल पॉइंट आ गया। इस तरह से हमने ये सारा टॉपिक आज कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में पढ़ेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, और डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में हम लोग कैसे ये ड्रॉ करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहाँ इक्विपोटेंशियल मेरे साइड में ये पीछे यहाँ देख सकते हैं, ये लाइंस ड्रॉ किए हुए हैं। ये कौन सा लाइंस है, लाइंस ऑफ फोर्सेज इनको बोलते हैं, कि प्लस चार्ज से ये लाइंस निकलते हैं, प्लस चार्ज से ये देखिए यहाँ प्लस चार्ज है, इससे ये लाइन बाहर की तरफ निकलते हैं ऐसे बाहर, और माइनस चार्ज हो जाता तो ऐसा लगता है कि ये ऐसे अंदर की तरफ आ रहे हैं लाइंस, ये लाइंस अंदर की तरफ। प्लस चार्ज से ओरिजिन से दूर जाते हैं ऐसे, और माइनस चार्ज से ऐसे अपीयर होते हैं जैसे पास आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये दोनों ही चार्जेज पॉजिटिव चार्जेज हैं, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो ये दोनों लाइन यहाँ पे मैंने इंटरसेक्ट करता हुआ दिखा दिया है, लेकिन लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, तो इसीलिए ये लाइन यहाँ पे क्या होगा, ये लाइन इस जगह बेंड हो जाता है, राइट। जैसे ये लाइन अभी जैसा दिखाया हुआ है ऐसा नहीं रहेगा, जो जहाँ पे इंटरसेक्ट करता हुआ मैंने दिखाया है, ये बाद में यहाँ इंटरसेक्ट ना करके एक दूसरे से अवे चला जाएगा, ऐसे है तो ऐसे चला जाएगा एक दूसरे, ऐसे एक दूसरे से एक जगह नहीं रहेगा। अभी यहाँ एक दूसरे से ऐसे दूर चला जाएगा ये, मतलब इधर वाला जो लाइन है ना वो ऐसे बेंड करके ऊपर निकल जाएगा ऐसे, और इधर का जो लाइन है वो ऐसे बेंड करके निकल जाएगा, माने ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो
ये सब चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि ये लाइन अगर दो चार्जेस सामने सामने रखे हुए हैं और लाइन तो इंटरसेक्ट कर जाएगा अगर मैं ओरिजिन से ओरिजिनेट करता हुआ दिखा दूं तो, लेकिन इंटरसेक्ट कर नहीं सकता है लाइन। क्यों इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है? क्योंकि लाइंस ऑफ फोर्स पे टेंजेंट ड्रॉ करने से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिलता है, और अगर ये इंटरसेक्ट किए तो एक ही पॉइंट पे दो दो डायरेक्शन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, राइट। यानी कि वहाँ एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मैं रखूंगा तो वो दो डायरेक्शन में जाना चाहेगा, जबकि एक चार्ज एक इंस्टेंट पे एक ही डायरेक्शन में जाएगा। तो ये लाइन इंटरसेक्ट नहीं करने चाहिए, तो इसके लिए ये कर्व पे क्या असर पड़ेगा, ये कर्व बेंड कर जाएगा, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इक्विपोटेंशियल लाइन कैसे होगा? दो पॉजिटिव चार्जेस होंगे तो इक्विपोटेंशियल लाइन, दो निगेटिव होंगे तो इक्विपोटेंशियल लाइन, और एक पॉजिटिव एक निगेटिव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल जब फॉर्म होगा तब इक्विपोटेंशियल लाइन कैसा ड्रॉ करेंगे हम लोग, ये हम लोग आने वाले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं स्टूडेंट्स। So thank you so much for watching this video. Please do like this video and comment also in this video and try to subscribe my channel. Okay, thank you very much.